एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है टोटल न्यूज पर। सबसे बड़ी कवरेज लगातार जारी है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के परिणाम क्या होंगे, तस्वीर थोड़ी देर में साफ हो जाएगी। रुझान आने शुरू हो गए। तमिलनाडु, केरलम, पुडुचेरी, असम, सभी राज्यों के रुझान आने शुरू हो गए। और केरलम ये अकेला ऐसा राज्य जहां से कांग्रेस के लिए अच्छी खबर, रुझानों में बहुमत के करीब पहुंच गई है कांग्रेस। वहीं पश्चिम बंगाल के झारग्राम से भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। असम में रुझानों में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के आसार। बीजेपी सबसे ज्यादा वोटों से आगे असम में चल रही है। तो जो लड्डू मिठाई बनाए जा रहे हैं वो बर्बाद नहीं होंगे। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है जिस जश्न की तैयारी भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में हो रही है वो जश्न असम में भी काम आएगा। इसके अलावा अन्य राज्यों की बात करें तो रुझान जो है, रुझान अच्छी खबर बीजेपी को देते हुए असम में 73 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, 34 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है। अन्य की बात करें तो 9 सीटों पर। केरलम की बात करें एलडीएफ 40, आईएनसी 90 सीटों पर आगे चल रही है, बीजेपी 2 सीटों पर और अन्य के खाते में भी 8 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। तमिलनाडु में डीएमके 60 सीटों पर, एआईएडीएमके 90 सीटों पर और टीवीके के लिए ये अच्छी खबर, नई नवेली पार्टी लेकिन शानदार परफॉर्मेंस करते हुए यहां पर। और जो हॉट राज्य है पश्चिम बंगाल, भारतीय जनता पार्टी 114 सीटों पर आगे चल रही है। अन्य के खाते में 9 सीटें पश्चिम बंगाल में जाते हुए। तो सबकी निगाहें पश्चिम बंगाल पर। 110 सीट पर टीएमसी आगे चल रही है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार ददीबल यादव जी जुड़ गए हैं, हमारे एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, हमारे असिस्टेंट एडिटर ललित नारायण कांडपाल भी हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले प्रदीप जी के पास जाऊंगी। प्रदीप जी, पश्चिम बंगाल कांटे की टक्कर, अब तक भी रुझानों के बाद भी ऐसा नहीं लग रहा, जैसे अन्य राज्यों की आप तुलना करें या तो बिल्कुल नतीजे पलट जाते हैं, तस्वीर चौंकाने वाली होती है, या फिर वही पैटर्न चलता रहता है। लेकिन पश्चिम बंगाल के मौजूदा रुझानों को भी आप देखें, बिल्कुल नेक टू नेक कांटे की टक्कर। जो बार बार हम कह रहे थे कि जो पूरा मुकाबला है मोदी वर्सेस ममता बनर्जी है, वो तस्वीरों में भी नजर आ रहा है किस तरह की फाइट हो रही है। देखिए बिल्कुल रंजना, जिस तरीके से बंगाल में चौंकाने वाला रिजल्ट आने की ओर बढ़ रहा है उसका इशारा मिल रहा है। और जो नेताओं के बयान है बीजेपी के में वो आने शुरू हो गए हैं। समित भट्टाचार्य जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी ओर से इसको विकास की जीत और लोगों ने जो मैंडेट देने का मन बनाया परिवर्तन के लिए, उसका क्रेडिट देते हुए जनता जनार्दन को वो नजर आ रही हैं। यानी अब सीधे तौर पर जो है जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहा है, रुझानों से उत्साहित नेता जो है बयान दे रही हैं। इधर जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि बंगाल का जो ये एक बड़ा मुकाबला रहा 2 चरणों का, और इसमें शुरुआती जो वोटिंग परसेंटेज रहा आजादी के बाद सबसे बड़ा, इसके बाद ये परिवर्तन के इशारे नजर आ रहे थे। लेकिन नेक टू नेक फाइट जिस तरीके से रुझानों में देखने को मिल रही है, नतीजों में अंतिम तौर पर ये तब्दील होगी, उसमें वक्त लगेगा। तो ऐसे में क्या अंतिम नतीजे रहेंगे उसके बाद ही तस्वीर साफ होगी। लेकिन रुझानों में उत्साहित बीजेपी नेता जीत का दावा वो कर रहे हैं और कहीं ना कहीं वो आश्वस्त है कि एक बड़ा प्रचंड जनादेश उनको मिलने जा रहा है। इससे पहले बिहार की बात हो या फिर महाराष्ट्र की बात हो, इसी तर्ज पर वो रुझान आने शुरू हुए थे और उसके बाद एक प्रचंड जनादेश बीजेपी के पक्ष में गया था। तो वो रुझान जो है वो यहाँ तस्वीर साफ कर रही है। असम में बीजेपी की सरकार रिपीट हो रही है, सीधे तौर पर कोई चुनौती कांग्रेस की यहाँ पर नहीं दिख रही है। लेकिन राहत की बात यह कि केरल में यूडीएफ कांग्रेस का लीड गठबंधन जो है वो सरकार बनाता हुआ नजर आ रहा है। और कुछ देर पहले ही कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा का बयान भी आया है, तो वो जीत को लेकर आश्वस्त है। लेकिन यहाँ पर मुख्यमंत्री को लेकर चुनावी रिजल्ट से पहले ही एक चीज तान देखने को मिल रही थी। केसी वेणुगोपाल जो संगठन महासचिव हैं कांग्रेस के, वो केरल से आते हैं और अगर जीत यहाँ पर सेहरा बनता है तो क्या वो मुख्यमंत्री बनेंगे, ये यहाँ पर एक सस्पेंस बना हुआ है या कोई नया चेहरा होगा, क्योंकि जो संगठन महासचिव के तौर पर उनकी भूमिका रही है वो काफी महत्वपूर्ण रही है। लेकिन अगर इस चुनावी रिजल्ट में सबसे महत्वपूर्ण राज्य बंगाल की बात की जाए रंजना, तो वो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि बंगाल में
जिस तरीके से इंतजार था बीजेपी को लंबे अरसे से इस जीत का, वो शायद उस जीत के करीब पहुंचती हुई नजर आ सकती है। जो रुझान आ रहे हैं, और ये उसके लिए एक बड़ी जीत इस लिहाज से कही जाएगी क्योंकि बंगाल जैसे राज्य में पूरी ताकत झोंकने के बाद बीजेपी ने जो यहाँ पर पटकथा लिखी थी, उसका अब वो अंजाम यानी क्लाइमैक्स वो आने वाला है, यानी रिजल्ट आने वाला है। और रिजल्ट में अगर बीजेपी बाजी मारती है, ये बंगाल का चुनावी रन जीतती है, तो एक बड़े मैसेज को वो केंद्र की राजनीति में देती नजर आएगी। और जिस तरीके से तस्वीरें आ रही हैं, बीजेपी इस जीत को लेकर आश्वस्त है, वो अच्छा प्रदर्शन करेंगे। असम में तो उनकी सरकार पहले से ही तय मानी जा रही थी, लेकिन बंगाल में उनका खाता खुलने जा रहा है सरकार के तौर पर, और ये एक बड़ा रिजल्ट रहेगा। इसके कई मायने रहेंगे, कई नई बहस छिड़ेगी, और कहीं ना कहीं जीत के बाद एक जो हम देखेंगे कि आखिर इसका क्या फैक्टर रहा, क्या असरदार रहा, तो उसमें महिला आरक्षण विधेयक वो निश्चित तौर पर चर्चाओं में रहेगा, क्योंकि बीजेपी ने जो दांव खेला था वो शायद उसका क्रेडिट अब वो देना चाहेंगे आधी आबादी को, क्योंकि ये एक ऐसा दांव था जो ये साबित करने की कोशिश थी कि बीजेपी महिला आरक्षण की हिमायती है, उसको वो तुरंत देना चाहती है। पुराने बिल को संशोधित कर वो लेकर आए नया, और उसमें परिसीमन भी जोड़ा, लेकिन परिसीमन के खिलाफ लामबंद होते हुए विपक्ष ने अपना शक्ति प्रदर्शन किया, एकजुटता यहाँ पर दिखाई, और इसमें एक बड़ा मैसेज दिया कि वो परिसीमन के जरिए बीजेपी 2029 का लोकसभा चुनाव से पहले ही वो उसकी आड़ में उसको यहाँ पर अपने मन मुताबिक परिसीमन करेगी। प्रदीप जी बने रहिएगा। मनोज यादव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। मनोज जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ सर आपका टोटल न्यूज में। जो जलेबी पूड़ी बन रही है, मुझे लगता है मिठास आ रही है भारतीय जनता पार्टी के खेमे में। सबसे पहले असम के लिए अभी से शायद मुबारकबाद देना, आपको शुभकामनाएं देना थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा, लेकिन अच्छी खबर है सर असम से। देखिए, हरियाणा में भी जलेबी बनी, हमने जलेबी सबको खिलाई, जनता ने हमें जलेबी खिलाई, जनता ने आशीर्वाद दिया। बंगाल में भी बहुत अच्छी सुखद खबर आने वाली है, और वहां प्रचंड बहुमत की हम सरकार बनाने वाले हैं। आसाम में भी हम प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने वाले हैं। देखिए, बंगाल में जिस तरह से आप देख रहे हैं, ममता बनर्जी के बम बारूद और जो लूट का सिंडिकेट था, उसका बंगाल की जनता अंत करने जा रही है, और वहां पर आमार सोनार बांग्ला भारतीय जनता पार्टी बनाने जा रही है। सर थोड़ा जल्दी नहीं हो जाएगा, क्योंकि बंगाल में तो रसगुल्ला चलता है सर, थोड़ा जल्दी नहीं हो जाएगा? अभी चुनाव परिणाम आने में अभी थोड़ा सा समय है। संदेश भी खिलाएंगे, रसगुल्ला भी खिलाएंगे, झालमुड़ी भी खिलाएंगे। सर विपक्ष को झालमुड़ी नहीं, विपक्ष को तो मिर्ची लगती है ना झालमुड़ी से। झालमुड़ी हम खाते हैं, मिर्ची उनको लगती है। सर देखिए, पश्चिम बंगाल जो है ये भारतीय जनता पार्टी के लिए लास्ट फ्रंटियर स्टेट की तरह रहा। उत्तर भारत की बात करें तो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की जीत का परचम लहराया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, पश्चिम बंगाल अब लास्ट फ्रंटियर स्टेट रहा बीजेपी के लिए। तो क्या यही वजह थी कि बीजेपी ने इस मुकाबले को टीएमसी वर्सेस बीजेपी बनाने की जगह ममता बनर्जी वर्सेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनाया? क्योंकि सर ईमानदारी से कैडर तो है नहीं पश्चिम बंगाल में आपके पास। देखिए, आप ऐसा नहीं कह सकते हमारा कैडर नहीं है, और हमारा शक्ति केंद्र बूथ अध्यक्ष से लेकर शक्ति केंद्र प्रमुख, पन्ना प्रमुख तक हमारे यहाँ पर बन चुके थे। आपको शायद सूचना नहीं होगी, लगातार मैं बंगाल के प्रवास पे जा रहा था। माननीय सुनील बंसल जी संगठन मंत्री वहां के रहे, वहां है, और वहां संगठन मंत्री के नाते और प्रभारी के नाते वो लंबे समय से काम कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का वहां कैडर है। आप देखिए, 2 से हम 77 आए, तो 77 से क्या हम सरकार नहीं बना पाएंगे क्या? हमारा कैडर वहां मजबूत है, और जनता में आक्रोश है, जनता में आक्रोश है। मां माटी, नहीं, सुनिए, मां माटी और मानुष का नारा देकर जनता को ठगने का काम किया। वहां मां बिलख रही थी, बेटियां बिलख रही थी, आपने संदेश खाली से लेकर के आरजीकर में आपने देखा, और मानुष त्राहिमाम कर रहा था, पलायन करने को विवश हो रहा था, और माटी रक्त रंजित हो जा रही थी। तो सबने देखा कि मां, माटी और मानुष किस तरह से त्राहिमाम कर रहे थे। उसी का नतीजा है, उसी का प्रतिकार है कि भारतीय जनता पार्टी की वहां सरकार बनने जा रही है। माटी और मानुष का नारा दिया मनोज जी, लेकिन टीएमसी का नारा एक और था, ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। टीएमसी का नारा ये था। अच्छा, ये बताइए कि आप और हम क्या इंसान है कि हैवान है? जरा बताइए, ममता बनर्जी को पूछना होगा ना, हम राक्षस है क्या? अरे शुभेंदु अधिकारी क्या है? वो भी तो इंसान है ना। शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम से उनको हराया, तो वो क्या वो राक्षस है कि हैवान है? वो सरकाज़्म आप नहीं समझे, वो व्यंग था वोटिंग पोलराइजेशन का। और आप क्योंकि राजनीतिज्ञ हैं,
आप जमीन पे जुड़े रहते हैं, जनता के बीच में जाते हैं। आप मुझे बताइए, जिनके लिए, जिनके आंखों में मतलब अब दिल में मदीना, वो काबा हो और आंखों में मदीना दिखाई दे, तुष्टीकरण अपीजमेंट की जो राजनीति करते आए, रोहिंग्या को जो शरणस्थली बंगाल को बनाने का काम किया, रोहिंग्या को संरक्षण देने का काम किया, यहाँ के मुसलमानों को दुत्कारने का काम किया, हिंदुओं के खिलाफ लगातार ऐसे सेंटीमेंट चलाए जाते हैं, जिस तरह की चीजें वहां चलती है सबको पता है। तुष्टीकरण की राजनीति तो कूट कूट के इनके खून में भरी हुई, इनके रोम रोम में भरी हुई है। तो इनसे क्या अपेक्षा कर सकते हैं? टीएमसी से, कांग्रेस पार्टी से इनसे क्या अपेक्षा आप कर सकते हैं? तुष्टीकरण तो इनके रोम रोम में भरा हुआ है। सर, ददीबल यादव जी हमारे साथ स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं, आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं पन्ना प्रमुख को लेकर। सर, आप जो सवाल उठा रहे थे। नहीं, मेरा ये कहना था कि कहा जाता है कि पन्ना प्रमुख तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का है, और एक सवाल किसी ने किया था, शायद ये प्रधानमंत्री मोहन भागवत जी से किया था, तो ये हुआ कि प्रधानमंत्री संघ के ज़रूर हैं, संघ से गए हुए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री संघ के नहीं हैं। सर जवाब दीजिए। तो पन्ना प्रमुख तो संघ का है। ये अलग बात है कि संघ से लोग बीजेपी में जाते हैं और बीजेपी से लौटकर संघ में आ जाते हैं, लेकिन टेक्निकली आपके पास कौन सी सूचना है? भारतीय जनता पार्टी के ही पन्ना प्रमुख बनते हैं, भारतीय जनता पार्टी के बूथ प्रमुख बनाती है, बूथ अध्यक्ष बनाती है, मंडल अध्यक्ष बनाती है। भारतीय जनता पार्टी की एक हायर की है, ये संगठन की हायर की है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की हायर की है। जहां तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सवाल है, तो मात्र संगठन है हमारा संरक्षक है। और मैं स्वयं ही प्रचारक रहा हूँ और अभी भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहा हूँ, मैं भी पूर्णकालिक रहा हूँ। तो मैं उसी कैडर से निकला हुआ एक स्वयंसेवक हूँ, और सभी स्वयंसेवक है। और हमारा ध्येय क्या है? नेशन फर्स्ट है, पार्टी नेक्स्ट है और सेल्फ लास्ट है। उसी कंसेप्ट को लेकर के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चल रहा है। लेकिन ये जो बयान आप बता रहे हैं, मुझे नहीं पता है कि कब बयान दिया है परम पूज्य मोहन भागवत जी ने, मुझे तो कभी ध्यान में नहीं आया। लेकिन हमारे एसोसिएट एडिटर प्रदीप जी भी आपसे एक सवाल पूछना चाह रहे हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक रहे हैं, तो इसमें कोई किंतु परंतु है ही नहीं। ठीक है सर, हमारे एसोसिएट एडिटर हैं प्रदीप कुमार, आपसे एक सवाल पूछना चाह रहे हैं। प्रदीप जी अपना सवाल पूछिए। मनोज जी, ये जो चुनावी मुकाबला रहा है, और इसमें असम में तो ये पहले से तय था कि आपकी सरकार बनेगी, अपने रिपीट सरकार करेंगे, लेकिन बंगाल का एक चुनावी मुकाबला और जिस तरीके से पूरी हमने देखी है जो आजमाइश ग्राउंड पर, इसमें सबसे बड़ा फैक्टर क्या है कि बीजेपी आज अगर सत्ता हासिल कर रही है, तो क्या वो सबसे बड़ा फैक्टर आप मानते हैं कि बीजेपी यहाँ पर बंगाल में सरकार बनाने जाए? देखिए, सबसे बड़ा फैक्टर माननीय नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी साथ सबको विश्वास है, पूर्ण विश्वास है कि डबल इंजन की सरकार अगर आती है तो डबल इंजन के हिसाब से वो काम करेगी, डबल ग्रोथ होने वाला है। और वहां की महिलाओं ने उनका प्रतिकार किया है। जिस तरह से वहां आरजीकर में जिस तरह से महिलाओं के अपराधियों के साथ ममता बनर्जी खड़ी हो गई, मुर्शिदाबाद में आपने देखा किस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे थे, वो कट मनी का मामला आपने देखा। तो लगातार कट मनी से लेकर के एक सिंडिकेट चल रहा था, बम बारूद का एक सिंडिकेट चल रहा था, लूट का एक सिंडिकेट चल रहा था। तो एंटी इनकम्बेंसी तो थी, साथ में भारतीय जनता पार्टी माननीय नरेंद्र मोदी जी के ऊपर उनका पूर्ण विश्वास, भारतीय जनता पार्टी की साख, और हमारा जो ट्रैक रिकॉर्ड है उसी का नतीजा है कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर पूर्ण विश्वास दिखाया है बंगाल की जनता ने। उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ही बंगाल का विकास कर सकती है, बंगाल को आमार सोनार बांग्ला बना सकती है। सर एक सवाल और, पश्चिम आपने महिलाओं का जिक्र किया है, महिला आरक्षण को लेकर पूछना चाहूंगा कि जो विधेयक लाया गया था संशोधित, उसमें परिसीमन जोड़ा गया था, क्या आप मानते हैं महिला आरक्षण का जो विरोध किया गया विपक्षी ओर से, टीएमसी ने विरोध किया, विपक्ष ने एकजुटता बनाई, क्या एक फैक्टर ये भी रहा कि महिला आरक्षण पर बीजेपी का दांव कामयाब रहा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी माननीय नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि आधी आबादी को उसका हक मिले। उसके हक के लिए ही नारी शक्ति वंदन अधिनियम लेकर के आए, 131वां संशोधन अधिनियम। लेकिन इन्होंने अपनी चालबाजी से, अपनी धूर्तता दिखाते हुए नारियों का अपमान करने का काम किया। उसी का नतीजा है कि लगातार भारत की नारी सशक्त हो रही है, आत्मनिर्भर हो रही है और जागरूक हो रही है। उसी का नतीजा है कि इनको मुंह की खानी पड़ रही है और भारत की नारी सब समझती है। माननीय नरेंद्र मोदी जी लगातार नारियों के विकास के लिए, सशक्तिकरण के लिए कदम उठाते हैं। और एक बहुत अच्छी मुहिम थी कि नारियों को 33% आरक्षण दे दिया जाए, नारियों की भागीदारी हो, नारी सत्ता पॉलिसी बनाए, वो देश के हित में कुछ निर्णय ले। लेकिन इन्होंने उस बिल को गिराने का काम किया, उसी का नतीजा है कि ये भी गिर रहे हैं।
सर एक सवाल और, साल 2027 में, छोटा सा सवाल है सर, साल 2027 में भी कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, तो पश्चिम बंगाल में जिस तरह से, उदाहरण के तौर पर उत्तर प्रदेश को ले लेते हैं, जिस तरह से तमाम बड़े चेहरे उतारे गए और विशेष रूप से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ताबड़तोड़ प्रचार किया है, तो कहीं ना कहीं बूस्टर डोज तैयार करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की गई है। देखिए, बूस्टर डोज जनता देती है। भारतीय जनता पार्टी तो एक ऐसी पार्टी जो 24/7 इंटू 365 डे हम लोग काम करते हैं। बूस्टर डोज देती है जनता। जनता को पता है किसको किसको बूस्टर डोज देना है और किनको घर पर बैठाना है। हम उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जा रहे हैं, गोवा में सरकार बनाने जा रहे हैं, उत्तराखंड में हम रिपीट करने जा रहे हैं और मणिपुर में भी सरकार बनाएंगे, क्योंकि जनता का जनादेश हमें मिलने वाला है। जनता का विश्वास हम पर है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के ऊपर जनता का अटूट विश्वास है। सर बस फाइनल कमेंट, सर फाइनल कमेंट चाहूंगी सर आपसे। संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता, अगर जनादेश नहीं आया पक्ष में तो जनादेश तो आना ही आना है। जनता ने जनादेश देना है, हम और आप कोई कर नहीं सकते हैं। ये अलग विषय है कि कुछ सेफोलॉजिस्ट बैठ करके कहते हैं ईवीएम पर ठीकरा फोड़ेंगे, अभी एसआईआर पर ठीकरा फोड़ेंगे, अभी क्या क्या चीजें चलने वाली है। जनता, देखिए, जनता, लोकतंत्र में जनता ही सबसे बड़ी जनादेश देने वाली है। जनता से बड़ा कोई नहीं है और जनता जनादेश हमें दे रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मनोज यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। ददिबल जी, जिस तरह से चुनाव प्रचार हो रहा है और अभी आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को सुन भी रहे थे, आपके सवाल का भी किस तरह से जवाब दिया, शायद इसी को चुनाव जीतने लड़ने से पहले जरूरी है प्रचार करना और प्रसार करना। शायद यही एक टेक्निक है जो विपक्षी दलों को सीखने की जरूरत है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में बड़े बड़े मैनेजर बैठे हुए हैं वहाँ, और ममता बनर्जी बंगाल में अकेली थी, इकलौता इंजन जो पूरी पार्टी को खींच रही थी। और इनके यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के और अमित शाह, राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ, तमाम सारे, हिमंता बिस्वा शर्मा, पूरी ब्रिगेड लगी हुई थी वहाँ पर, और अस्तित्व का सवाल बना लिया था भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल को, और पूरी अपनी ताकत लगा दी। चाहे वो महिला आरक्षण हो, चाहे आरजीकर कॉलेज वाला मामला हो, तमाम सारे वहाँ का डेवलपमेंट, ममता बनर्जी अपने डेवलपमेंट को लेकर के बातें करती रही, और ये लोग वहाँ पर जिस तरह से जनता को जो चीज़ें हिट करती हैं ना, उनके मर्म पर चोट करते रहे। हालांकि बंगाल का जो फिनोमिना है, बंगाल और बंगाल से बाहर दो इशूज़ पर काम करता है वहाँ। इवन वहाँ जो बंगाल का नहीं है उसको, वो बेशक वो बंगाल में रह रहा है, बंगाल से वोटर है, लेकिन उसको वो आत्मसात नहीं कर पाते। ये आपने बड़ी बात कही, क्योंकि प्रदीप जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ललित भी हमारे साथ जुड़े हैं। आप तीनों पर ही सर अपने इस सवाल से के पास साथ जाऊंगी, आप तीनों से ही रिएक्शन चाहूंगी इस सवाल से। ममता बनर्जी का चुनावी मैदान में जिस तरह से सपोर्ट किया गया है विपक्षी दलों की तरफ से, ऐसा लगता है कि अब विपक्ष ममता बनर्जी को अपनी आखिरी उम्मीद की तरह देखता है। देखिए, एसपी की तरफ से अखिलेश यादव ममता बनर्जी के समर्थन में उतरे, अरविंद केजरीवाल दिल्ली से गए ममता बनर्जी के समर्थन में प्रचार करने के लिए। तो कहीं ना कहीं सरकार के विरोध में, प्रधानमंत्री नरेंद्र के विरोध में विपक्ष ये समझ रहा है कद्दावर चेहरा जो है वो ममता बनर्जी का है। सबसे पहले ललित, आपसे रिएक्शन चाहूंगी इसी पर। देखिए रंजना, मैं समझता हूं कि अभी तक अगर देखा जाए, क्योंकि अभी तक लोकसभा चुनाव के नतीजों के आधार पर अखिलेश यादव ने जिस तरीके का प्रदर्शन किया उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में, वो अपने आप में बेमिसाल था। और उन्होंने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की रणनीति को चुनौती देते हुए उनको शिकस्त दी और 36 से ज्यादा सीटें जीतने में कामयाब रहे, तो अभी तक उनका, और उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां अगर कोई भी व्यक्ति 30 से ज्यादा सीटें लेकर आता है तो अपने आप में उसका कद काफी बड़ा होता है। लेकिन ममता बनर्जी के लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि ममता बनर्जी एक कद्दावर नेता है, अच्छी नेता है, और पार्टी की सीट वाइज भी देखा जाए तो उनकी ताकत अच्छी है। लेकिन आज अगर ममता बनर्जी जीत जाती है, आज उनकी पार्टी चुनाव जीत जाती है, तो फिर आप ये मानकर चलिए कि विपक्ष में कोई ऐसा नेता नहीं है जो उनके समकक्ष खड़ा हो सके। हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि अगर अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ लिया तो उनकी जीत लिया, तो उनके लिए एक स्थिति थोड़ा अलग हो सकती है। लेकिन ममता बनर्जी को स्वीकार करना पड़ेगा
इसको लेकर एक मनोवैज्ञानिक दबाव जो है समूचे विपक्ष पर आ जाएगा।